कल्पना कीजिए एक शादी के मंडप की। हर तरफ जश्न का माहौल है, शहनाई बज रही है। एक युवा दुल्हन लाल रेशमी जोड़े में बैठी है, लेकिन अचानक दूल्हा शादी रोक देता है। हाँ, और वो भी सबसे अजीब समय पर। बिल्कुल। वो दुल्हन के चेहरे पर कुछ दाग देखकर भारी दहेज की मांग करने लगता है। दुल्हन का बूढ़ा पिता अपनी पगड़ी उतारकर उस लालची दूल्हे के पैरों में रख देता है, गिड़गिड़ाता है। ऐसे में हम अक्सर कहानियों में देखते हैं कि दुल्हन चुपचाप रोती रहती है ना। एकदम सही, मतलब समाज यही उम्मीद करता है कि वो अपनी किस्मत को कोसे। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ और ही होता है। वो दुल्हन अचानक उठ खड़ी होती है, अपने हाथों से वरमाला को खींचकर सीधे हवन कुंड की पवित्र आग में फेंक देती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। सच में। और फिर वो तेज आवाज में अपने पिता से कहती है कि पिताजी, पैसे वापस लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही शक्तिशाली क्षण है। हम के अब्बास की प्रसिद्ध कहानी भोली के मूल स्रोतों को खंगाल रहे हैं, जो कि बहुत ही मनोवैज्ञानिक कहानी है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक हमेशा डरी सहमी, हकलाने वाली और उपेक्षित बच्ची, जिसे सब भोली कहते थे, अचानक इस निडर और आत्मविश्वासी महिला सुलेखा में बदल गई। ये कोई आम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। जब हम सुलेखा को मंडप में खड़ा देखते हैं तो वो कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था। तो मतलब पहले से ही उबल रही थी? हाँ, वो सालों से उसके भीतर चल रहे एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष का परिणाम था। अगर हमें सुलेखा के इस बगावत को समझना है तो हमें उस अंधेरे अतीत में जाना होगा जहां से उसे भोली नाम मिला। उसका असली नाम सुलेखा था। लेकिन घर में कोई उसे इस नाम से नहीं बुलाता था, है ना? बिल्कुल नहीं, सब उसे भोली कहकर ही बुलाते थे। ये नाम भोली अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुझे हमेशा लगता था कि शायद वो बचपन से ही थोड़ी ना समझ रही होगी, लेकिन जब मैंने स्रोतों को गहराई से पढ़ा तो पता चला कि ये जन्मजात नहीं था। हाँ, वो एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। वही तो। रामलाल की ये चौथी बेटी जब महज 10 महीने की थी, तब वो चारपाई से सिर के बल गिर गई थी। जी। इस दुर्घटना से उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जो हुआ वो और भी दुखद था। हाँ, 2 साल की उम्र में उसे चेचक की भयंकर बीमारी ने घेर लिया। उसकी आंखों को छोड़कर पूरा शरीर गहरे काले दागों से भर गया। मतलब सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसने अभी दुनिया देखनी शुरू ही की थी, उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के गहरे आघात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। यहीं पर हमें समाज और परिवार की मानसिकता को परखने की जरूरत है। एक 10 महीने के बच्चे को जो आघात लगा, उसके बाद उसे चिकित्सा या विशेष देखभाल की जरूरत थी, लेकिन इसके बजाय परिवार ने उसे ही बोझ मान लिया। हाँ, परिवार ने उस पर भोली यानी मंद बुद्धि होने का ठप्पा लगा दिया। आके ये ठप्पा लगाना एक तरह की सामाजिक हिंसा है। जब आप एक बच्चे को लगातार ये एहसास कराते हैं कि वो सामान्य नहीं है, तो उसका दिमाग उसी तरह से काम करने लगता है। वो खुद को वैसा ही मानने लगती है। बिल्कुल। बचपन का ये आघात सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये भावनात्मक अलगाव की शुरुआत थी। और इस भावनात्मक अलगाव का सबसे बड़ा प्रमाण उसका हकलाना था। स्रोत बताते हैं कि वो 5 साल की उम्र तक तो बोल ही नहीं पाती थी। और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो बुरी तरह हकलाती थी। अक्सर लोग हकलाने को सिर्फ एक शारीरिक कमी मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हकलाना उसकी मानसिक स्थिति का सीधा आईना था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी वो बोलने की कोशिश करती थी तो बाकी बच्चे क्या करते थे? वे उसकी नकल उतारते थे, उस पर हंसते थे। बस, आपका ये विश्लेषण बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सत्य के करीब है। हकलाना यहाँ गले की कोई बीमारी नहीं थी, ये उस डर और खौफ का परिणाम था जो उसके दिमाग में बैठ गया था। मतलब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। ये संदेश मिले कि आपकी आवाज का कोई मोल नहीं है, तो इंसान का दिमाग अपने आप शब्दों को रोकना शुरू कर देता है। सही कहा। वो हकलाहट उस बच्ची के अंदर बैठे खौफ की गूंज थी। और ये खौफ उसके घर के माहौल से ही उपज रहा था। स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि घर में उसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। मतलब उसे अपनी बहनों के पुराने, बिना धुले और फटे हुए कपड़े पहनने को मिलते थे। हाँ, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उसके रूखे बालों में कभी किसी ने प्यार से तेल तक नहीं लगाया। पिता को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि इसके चेहरे पे दाग हैं और दिमाग कम है, तो इसकी शादी कैसे होगी। ये स्थिति मुझे एक पौधे की याद दिलाती है। कैसा पौधा? एक ऐसा पौधा जिसे घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दिया गया हो। अगर आप किसी पौधे को धूप और पानी देना ही बंद कर देंगे तो वो मुरझाएगा ही, है ना? बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस पौधे वाले उदाहरण को अगर हम
पितृसत्तात्मक नजरिए से देखें तो एक लड़की को अक्सर एक सजावटी पौधे की तरह ही माना जाता है। सही बात है। अगर उस पौधे में सुंदरता नहीं है तो परिवार के लिए उसका मूल्य शून्य हो जाता है। रामलाल के लिए भोली एक समस्या थी, क्योंकि समाज के तय किए गए सुंदरता और बुद्धि के पैमानों पर वह खरी नहीं उतरती थी। तो क्या इसीलिए उसे घर में हाशिए पर धकेला गया? हाँ, उसे इसलिए हाशिए पर नहीं धकेला गया क्योंकि वो बीमार थी, बल्कि इसलिए धकेला गया क्योंकि वो समाज के विवाह बाजार के लिए उपयुक्त नहीं थी। ये बहुत ही कड़वा सच है। तो फिर रामलाल ने उसे स्कूल भेजने का फैसला क्यों किया? मतलब क्या अचानक उसके मन में अपनी बेटी के लिए प्यार जाग गया था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो, क्योंकि कहानी में तहसीलदार रामलाल पर दबाव डालता है कि वो गांव के नए प्राथमिक विद्यालय में अपनी बेटियों को भेजें। रामलाल धर्म संकट में फंस जाता है। हाँ, क्योंकि अपनी सुंदर बेटियों का वो स्कूल भेज नहीं सकता था। बिल्कुल, उस समय माना जाता था कि पढ़ी लिखी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। रामलाल ने उसे शिक्षा देने के लिए स्कूल नहीं भेजा, बल्कि उसे एक तरह से कचरे की तरह घर से बाहर निकाला। बाप रे! रामलाल और उसकी पत्नी की सोच ये थी कि भोली की शादी तो वैसे भी नहीं होनी है, तो इसे स्कूल भेज देते हैं ताकि तहसीलदार का आदेश भी मान लिया जाए और अच्छी बेटियों का भविष्य भी खराब ना हो। मतलब ये एक पिता का अपनी बेटी के प्रति प्रेम नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना था। और यही बात भोली को भी महसूस हुई। जब रामलाल ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और उसे स्कूल ले जाने के लिए खींचा, तो भोली बुरी तरह सहम गई। वो भ नहीं चिल्लाई। उसका डरना स्वाभाविक था। हाँ, स्रोतों में यहाँ एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। भोली को लगा कि उसे घर से निकाला जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी को घर से निकालकर बेच दिया गया था। ये तुलना बहुत ही गहरी है। देखिए, एक छोटी बच्ची खुद की तुलना एक बेची गई बूढ़ी गाय से कर रही है। मतलब उसे अपना कोई वजूद ही नहीं लगता था। हाँ, इससे पता चलता है कि वो अवचेतन मन में ये मान चुकी थी कि इस घर में उसकी हैसियत एक बेकार जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। परित्याग या छोड़े जाने का ये डर उसके बचपन के आघात को और भी गहरा कर रहा था। लेकिन स्कूल जाने से पहले वाले दृश्य में एक अजीब सा बदलाव आता है। उसी दिन उसे पहली बार साफ कपड़े पहनाए जाते हैं। भले ही वो उसकी बहन के पुराने कपड़े थे। हाँ, पर साफ तो थे। उसे नहलाया जाता है और उसके रूखे बालों में तेल मला जाता है। अचानक भोली को महसूस होता है कि शायद उसे घर से किसी बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। देखिए, शारीरिक स्पर्श और बुनियादी देखभाल किसी भी इंसान के आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी होती है। बिल्कुल। जो साफ सफाई हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो भोली के लिए एक दुर्लभ अनुभव था। जब उसके बालों में तेल लगाया गया तो वो सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी। तो वो क्या थी? वो स्कूल का पहला दिन, जब वो क्लासरूम में पहुंचती है तो डरी हुई एक कोने में चटाई पर बैठ जाती है। वो अन्य लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। लेकिन उसकी नजरें दीवारों पर बने चित्रों पर टिक जाती हैं। भूरा घोड़ा, काला बकरा, हरा तोता और एक गाय जो बिल्कुल उसकी पुरानी लक्ष्मी गाय जैसी दिखती थी। इन रगों ने जैसे उसे पिता से खींच लिया। ये दृश्य हमें बताता है कि आघात के बावजूद उस बच्ची के अंदर की स्वाभाविक जिज्ञासा अभी मरी नहीं थी। वो अभी भी सीखना चाहती थी। हाँ, वे रंग उसके नीरस और रंगहीन जीवन में एक तरह की दृश्य उत्तेजना पैदा कर रहे थे। वो अपने आसपास की दुनिया को समझ रही थी, बस उसे व्यक्त करने से डरती थी। तभी वो क्षण आता है जिसने भोली का पूरा जीवन बदल दिया। शिक्षिका उसके पास आती हैं और बेहद नरम और सुकून देने वाली आवाज में उसका नाम पूछती हैं, जो कि बहुत ज़ोई था। हाँ, भोली कोशिश करती है, भो, लेकिन हकलाने के कारण वो आगे नहीं बोल पाती। वो हताश होकर सिर झुका लेती है और रोने लगती है। उसे लगता है कि अब सब उस पर हंसेंगे, जैसा घर में होता था। बिल्कुल। लेकिन शिक्षिका न तो डांटती हैं और न ही कोई व्यंग्य करती हैं। वो बस उसे प्रोत्साहित करती हैं। उस शिक्षिका का रवैया शिक्षा शास्त्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज की दुनिया में हम जिसे टेक्नोलॉजी की भाषा में समझें, तो भोली का दिमाग एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम की तरह था जिसमें डर और उपेक्षा का वायरस भरा हुआ था। अरे वाह, क्या उदाहरण दिया आपने। है ना? शिक्षिका ने उस पर ज्ञान थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सबसे पहले उस वायरस को मिटाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल किया। और वो अपडेट था सहानुभूति और सम्मान का। एकदम सही। शिक्षिका की वो सुकून भरी आवाज भोली के लिए वो सुरक्षा चक्र थी जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिला। मुझे ये बात बहुत गहराई तक छू गई। शिक्षिका ने उसे दया की नजर से नहीं देखा। जब भोली रो रही थी तो शिक्षिका ने उससे कहा, अपने दिल से डर निकाल दो
और तुम भी सबकी तरह बोल पाओगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, तो फिर ये उस बच्ची के अस्तित्व को स्वीकार करना था। और कमाल देखिए, शिक्षिका के प्रोत्साहन से भोली अपना पूरा नाम सुलेखा बोल पाती है। हाँ, उस एक पल में उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज उठी हों। ये एक नई उम्मीद का जन्म था। ये उम्मीद ही शिक्षा का असली काम है। अक्षर ज्ञान तो बाद में आता है, सबसे पहले ये विश्वास जगाना जरूरी है कि मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल सही बात है। शिक्षिका ने भोली के हकलाने को एक स्थायी शारीरिक बीमारी की तरह नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे डर के रूप में पहचाना। और जब वो डर निकला तो हकलाहट भी टूटने लगी। अब कहानी यहां से एक लंबी छलांग लगाती है। कई साल बीत जाते हैं। वो छोटा सा गांव अब एक कस्बा बन चुका है। प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल बन गया है। सुलेखा अब बड़ी हो गई है। और तभी उसके माता पिता उसकी शादी तय करते हैं बिशंभर नाथ नाम के एक आदमी से। ये हिस्सा पढ़ने में जितना अजीब लगता है उतना ही गुस्सा भी दिलाता है। हाँ, क्योंकि ये हिस्सा समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है जहाँ विवाह एक संस्कार नहीं बल्कि एक व्यापार है। सच में बिशंभर नाथ कोई युवा या योग्य वर तो था नहीं। वो रामलाल की उम्र का यानी करीब 50 साल का आदमी था, जो लंगड़ा कर चलता था और पहली पत्नी से उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। और सबसे हैरानी की बात तो भोली की माँ की प्रतिक्रिया है। हाँ, जब रामलाल थोड़ा हिचकिचाता है तो माँ कहती है कि वो एक गूंगी गाय है और बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना अमीर घर मिल रहा है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई माँ अपनी ही बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। देखिए, क्योंकि वो माँ भी उसी पितृसत्तात्मक ढांचे का हिस्सा है जहां लड़कियों को एक संपत्ति या वस्तु की तरह देखा जाता है। उनके लिए भोली एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट या खराब माल थी। ये बहुत ही अपमानजनक है ना? और बिशंभर नाथ इसलिए एक अच्छा सौदा था क्योंकि वो इस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को बिना दहेज लिए अपने घर ले जाने को तैयार था। यहाँ भोली की भावनाओं या उसकी गरिमा का कोई मोल नहीं था। सारा खेल सिर्फ सामाजिक और आर्थिक सुगमता का था। बिल्कुल। सुलेखा ये सब सुन रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाती है। मुझे लगता है ये उसकी अपनी शिक्षिका के प्रति सम्मान था या शायद अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश। और फिर वो दिन आता है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी, शादी का दिन। वो दृश्य पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। बिशंभर बहुत शानो शौकत और भारी बारात लेकर आता है। रामलाल को लगता है कि उसने दुनिया जीत ली है। लेकिन जैसे ही मंडप में बिशंभर भोली के गले में वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ता है, एक औरत सुलेखा का घूंघट थोड़ा पीछे कर देती है। और बिशंभर की नजर उसके चेहरे के चेचक के दागों पर पड़ती है। और उसका हाथ वहीं रुक जाता है। वो तुरंत मौके का फायदा उठाता है और रामलाल से कहता है कि अगर उसे इस लड़की से शादी करनी है तो उसे 5,000 रुपये दहेज चाहिए। यहीं पर बिशंभर का असली चरित्र सामने आता है। उसे सुलेखा के दागों से कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा? नहीं, वो बस इस परिस्थिति का इस्तेमाल रामलाल को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि मंडप से बारात लौटने का मतलब है लड़की के पिता की समाज में पूरी तरह से बेइज्जती। मतलब वो उसी सामाजिक इज्जत का सौदा कर रहा था। बिल्कुल। और रामलाल वही करता है जो उस समाज का कोई भी मजबूर पिता करता। वो गिड़गिड़ाता है। वो अपनी पगड़ी, जो एक आदमी के लिए उसकी सबसे बड़ी इज्जत मानी जाती है, निकाल कर उस लालची बिशंभर के पैरों में रख देता है। बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। वो 2,000 रुपए की पेशकश करता है लेकिन बिशंभर टस से मस नहीं होता। अंततः रामलाल अंदर जाता है और अपनी जिंदगी भर की कमाई। इस बिंदु पर आकर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। बिशंभर के चेहरे पर एक विजयी और क्रूर मुस्कान आ जाती है। हाँ, उसे लगता है कि उसने सिर्फ पैसे नहीं जीते बल्कि एक मजबूर परिवार को अपने पैरों तले रौंद दिया है। वो फिर से वरमाला उठाता है और तभी वो ज्वालामुखी फट पड़ता है जो शायद बचपन से सुलग रहा था। सुलेखा बिजली की फुर्ती से अपना हाथ मारती है और वरमाला सीधे हवन कुंड की आग में जा गिरती है। कमाल का दृश्य है। वो खड़ी होती है, उसका घूंघट पीछे हट चुका है और वो बिना एक भी शब्द हकलाए बिल्कुल साफ और तेज आवाज में कहती है, पिताजी, अपने पैसे वापस लीजिए। सोचिए, ये सिर्फ एक शादी का टूटना नहीं था तो और क्या था? ये उस थप्पे को तोड़ना था जो समाज ने उस पर बचपन से लगा रखा था। जो लड़की कभी अपना नाम भी नहीं बोल पाती थी, वो आज भरे समाज के सामने आंखें मिलाकर अन्याय का विरोध कर रही थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सुलेखा ने ये शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि बिशंभर ने उसके रूप रंग पर टिप्पणी की थी? क्योंकि वहां मौजूद लोग उसे बेशर्म कहने लगते हैं? हाँ, लोग तो कहेंगे ही। एक औरत तो यहाँ तक कहती है कि हमने तो इसे एक सीधी साधी गूंगी गाय समझा था। देखिए, सुलेखा का जवाब इस सवाल का सबसे सटीक उत्तर है।
उसने क्या कहा? वो उस औरत से कहती है, हाँ आंटी, आप सबने मुझे एक गूंगी गाय ही समझा था जिसे अपनी मर्जी से हाँका जा सकता है, इसलिए मैंने भी अपने पिता की इज्जत के लिए इस लंगड़े और बेरहम आदमी से शादी करना स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब इस आदमी ने मेरे पिता की पगड़ी अपने पैरों में रखवाई तो मैंने फैसला किया कि मैं इस नीच और लालची आदमी को अपना पति नहीं मानूंगी। मतलब उसने अपनी शारीरिक कमियों के कारण नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपने पिता के घोर अपमान के कारण ये कदम उठाया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। उसने समझौता करने से इनकार कर दिया। बिशंबर अपनी बारात लेकर वापस लौट जाता है। विवाह स्थल पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। रामलाल शोक और शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। वो उदास होकर सुलेखा से पूछता है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे? रामलाल का ये सवाल फिर से उसी पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है जहां एक लड़की का जीवन सिर्फ विवाह तक ही सीमित माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन सुलेखा का जवाब उस सोच की जड़ें काट देता है। सुलेखा बेहद शांत और स्थिर आवाज में कहती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके और माँ के बुढ़ापे में आप दोनों की सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा है। यह शब्द उसकी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। सच में? और क्या आपने ध्यान दिया कि इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के दौरान एक व्यक्ति ऐसा था जो चुपचाप एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था? हाँ, उसकी शिक्षिका। सुलेखा अपनी शिक्षिका की तरफ देखकर पूछती है ना मैम? और शिक्षिका मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ भोली, बिल्कुल। स्रोतों में इस अंतिम दृश्य का वर्णन बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। क्या लिखा है? लिखा है कि शिक्षिका की आंखों में वैसी ही गहरी संतुष्टि और चमक थी जो एक कलाकार को अपनी सबसे बेहतरीन रचना अपने मास्टरपीस के पूरा होने पर महसूस होती है। देखिए, इस मास्टरपीस शब्द में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। शिक्षिका ने सुलेखा को केवल किताबें पढ़ना नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे सही गलत की पहचान दी, उसे अपनी आवाज दी और सबसे बड़ी बात, अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी दी। बिल्कुल। उस शिक्षिका की सबसे महान कला किसी बेजान कैनवस पर रंग भरना नहीं था, बल्कि एक बेबस और आघात से ग्रसित इंसान के भीतर आत्मविश्वास की प्राण प्रतिष्ठा करना था। यही सच्ची शिक्षा है। ये कहानी हम सबको झकझोर कर रख देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि साक्षर होना और शिक्षित होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सुलेखा सिर्फ साक्षर नहीं हुई थी, वो भीतर से शिक्षित हो गई थी। एकदम सही। और आज के समय में जहां हम लगातार दूसरों के दिए गए लेबल से जूझते हैं, सुलेखा की ये यात्रा एक मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान की असली कीमत उसकी शारीरिक सुंदरता या समाज के खोखले पैमानों में नहीं है। तो किसमें है? उसके विचारों की स्पष्टता और सच के साथ खड़े रहने के साहस में है। बहुत खूब कहा आपने। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त होती है। लेकिन जाने से पहले हम एक विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया और हमारे आसपास का माहौल लगातार हमें हमारी कमियों का एहसास कराता है, जहां बहुत से लोग खुद को अयोग्य मानने की बीमारी, जिसे हम आत्मसंदेह कहते हैं, उसका शिकार हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम उन आवाज़ों को पहचान पा रहे हैं जो हमें नीचा दिखाती हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम खुद अपनी जिंदगी में या किसी और की जिंदगी में उस प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका की तरह बन सकते हैं? क्या हम किसी के डर को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का माध्यम बन सकते हैं? जब अगली बार किसी को भोला या कमजोर समझा जाए तो सोचिएगा जरूर कि क्या उसे तिरस्कार की जरूरत है या सहानुभूति भरे उस सॉफ्टवेयर अपडेट की। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।